स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत इतिहास के प्रमुख टॉपिक मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा तो हमने पिछले वीडियो में मौर्य साम्राज्य से पहले जितने भी वंशों ने मगध साम्राज्य पर जो शासन किया था उनके बारे में हमने अध्ययन किया था और उनके बारे में हमने आपको क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो आई होप वो आपको वीडियो पसंद आए होंगे, और अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल पर जाके ज़रूर देख लें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे ये निवेदन है कि ऐसे ही वीडियोज़ आपको अगर देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जीके से रिलेटेड बहुत से वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की मौर्य साम्राज्य का इतिहास। सबसे पहला पॉइंट है, मौर्य साम्राज्य संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और सबसे प्रथम पॉइंट यही है जो हम सभी को याद होता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। इतने सारे शासक हुए हैं जिनमें सभी का जन्म याद करने की कोई ज़रूरी है नहीं, क्योंकि पूछा भी नहीं जाता है। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, और जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। यानी कि चाणक्य जो था उन्होंने घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, और बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का राजा बना था उस समय उसका प्रधानमंत्री कौन बना था? चाणक्य बना था। और चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त एक ही नाम है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो ये सबको पॉइंट याद होता है कि अर्थशास्त्र के लेखक या रचयिता कौन है? चाणक्य या कौटिल्य, जिसका संबंध जो है वो किससे है? राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा कब बना था? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था, ये भी ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय, यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जब मृत्यु के करीब था या बुजुर्ग था, तो उसने अपना अंतिम समय जो है वो एक श्रवणबेलगोला में बिताया। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि श्रवणबेलगोला किस धर्म से संबंधित जगह है? तो वो जो है वो जैन धर्म से संबंधित जगह है। और आपको पता होगा जैन धर्म में लोग जो है ये जब अपनी मृत्यु के करीब आते हैं तो अपना खाना और पीना सब कुछ छोड़ देते हैं। इसी प्रक्रिया को संथारा कहते हैं, इसे संथारा कहते हैं। और संथारा के थ्रू जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी राजनायक या सैनिक को हराया था? तो वो था सेल्यूकस निकेटर, जो सेनापति था सिकंदर का। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर ली, और संधि की शर्तों के अनुसार काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ये सब जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। वो जो जैन धर्म का अनुयायी बना था वो किसकी शिक्षा पर? तो भद्रबाहु पर। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। तो मेगस्थनीज जो है जिसने एक इंडिका पुस्तक लिखी थी जो आगे आएगा, वो किसके दरबार का था? सेल्यूकस निकेटर का। और उसके बाद में वो कहाँ आ गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ गया था। आगे है, मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। एक एपियानस नाम का इतिहासकार था, उन्होंने जो है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में वर्णन किया। प्लूटार्क भी एक इतिहासकार था। प्लूटार्क ने क्या कहा था? चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए, ये प्लूटार्क ने कहा था। प्लूटार्क ने कहा था कि जब युद्ध हुआ तो युद्ध में संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई। और उपवास आपको पता है, जिसको हमने बताया जैन धर्म में उपवास जो संधारा कहते हैं उसको, उस प्रक्रिया के स्वरूप श्रवणबेलगोला में हुई। अगला जब राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद वो था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस राजा को अमित्र घात के नाम से जानते हैं?
बिंदुसार को। क्या मतलब होता अमित्रघात का? यानी शत्रु विनाशक। ऐसा राजा जो अपने शत्रुओं का विनाश करता है उसको कहते हैं अमित्रघात। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। तो जैन धर्म के किस संप्रदाय का? आजीविक संप्रदाय का। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। हिंदू धर्म का जो वायु पुराण है उसमें बिंदुसार के लिए कौन से शब्द यूज हुए हैं? भद्रसार या वारिसार। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन धर्म में तो अमित्रघात, वारिसार, सिंहसेन ये सब उपनाम किसके हैं? बिंदुसार के हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले तो सुसीम को भेजा। सुसीम भी जो है बिंदुसार का पुत्र था, और बाद में उसने जो है अशोक को भेजा। तो कहाँ पे विद्रोह में अशोक को भेजा था? तक्षशिला में। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस I से प्रथम मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस इतिहासकार के अनुसार उन्होंने जो है बिंदुसार ने सीरिया के शासक से मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की जो है गुहार लगाई या फिर उन्होंने पत्र लिख के बताया? तो एथीनियस के अनुसार। बौद्ध विद्वान तारानाथ बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो बौद्ध विद्वान जो तारानाथ है उन्होंने कहा था कि बिंदुसार ने 16 राज्यों को विजय किया। 16 राज्य इसका मतलब 16 महाजनपद, ये ध्यान रखें। बिंदुसार के बाद बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक मान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब अशोक मगध का राजा बना उससे पहले वो कहाँ का राज्यपाल था? वो अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की और गुर्जर अभिलेख में इसका नाम क्या मिलता है? अशोक। पुराणों में अशोक को जो है अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग आक्रमण के बाद कलिंग को राजधानी थी जो तोसली, उसके ऊपर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है, प्लिनी एक इतिहासकार थे, प्लिनी का कथन है कि राजा फिलाडेल्फस यानी कि टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस या टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। अशोक के दरबार में किस राजा ने अपना राजदूत भेजा था? तो फिलाडेल्फस या टॉलमी सेकंड ने। क्या नाम था उस राजदूत का? तो डियानीसियस उसका नाम था। ये आप दोनों पॉइंट ध्यान रखें। और किस इतिहासकार के अनुसार? प्लिनी के अनुसार। उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने। और चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? वो भद्रबाहु ने दी थी। ये भी ध्यान रखें। अशोक ने आजीविकों को रहने के बराबर पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया। अशोक जो है आजीविक संप्रदाय के जो लोग थे उनके रहने के लिए उन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण किया, जिनका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र यानी बेटे का बेटा पोता, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा बनाई या नागार्जुन गुफा प्रदान की। तो अशोक ने 4 गुफाएं बनाई और अशोक के पुत्र ने 2 गुफाएं, एक गुफा बनाई। कौन सी? नागार्जुन गुफा। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। सुभद्रांगी नाम जो है अशोक की माता का था। और अशोक के पुत्र का नाम क्या था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। बहुत से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक ने किसे भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। तो भारत में जब शिलालेखों का जो मुख्यतः प्रचलन है वो किसके समय हुआ है? अशोक के समय हुआ है। अशोक के शिलालेखों में कौन कौन सी लिपि का यूज किया गया है? तो ब्राह्मणी, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि। ब्राह्मणी, खरोष्ट, ग्रीक
और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है अशोक के शिलालेखों में। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग अभिलेख अफगानिस्तान से और खरोष्टी लिपि के अभिलेख उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख मिले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट एक बार और सुने कि किस राज्य से या किस देश से अशोक के अरमाइक और ग्रीक भाषा के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ग्रीक और अरमाइक के अभिलेख हमें अफगानिस्तान से मिले हैं। खरोष्टी लिपि के अभिलेख हमें कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से। और बाकी जितने ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख है वो भारत से मिले हैं। ब्राह्मणी लिपि के भारत से, खरोष्टी लिपि के पाकिस्तान से और अरमाइक और ग्रीक लिपि के शिलालेख हमें कहाँ मिले हैं, अफगानिस्तान से। अभिलेखों, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख यानी कि जो पत्थर पे लिखे होते हैं लेख, उनको शिलालेख कहते हैं। स्तंभलेख यानी जो पत्र आते हैं, जैसे समाचार पत्रों जैसे ताम्रपत्र आते हैं, उनके ऊपर जो भी लेख लिखे होते हैं उनको स्तंभलेख कहा जाता है। और गुहालेख यानी जो गुफाओं में लिखे जाते हैं उनको गुहालेख कहते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख कौन कौन से हैं? तो अशोक के प्रमुख 14 शिलालेख है। पहला शिलालेख क्या है? पहला शिलालेख में लिखा गया है उन्होंने पशु बलि की निंदा की गई। 14 के 14 में जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताता चलूँगा। सभी के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ ले। अपने को मिलान वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है या सम्मिलित करो। तो पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा शिलालेख, चौथा शिलालेख, ऐसा हमें दे सकते हैं। दूसरे शिलालेख में किसका वर्णन है? अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया। दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सा का उल्लेख किया है। तीसरे अभिलेख में या तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को ये आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। अशोक के किस शिलालेख में ये बताया गया है, अशोक ने ये निर्देश दिया है कि उसके सभी अधिकारी हर 5 वर्ष अपने क्षेत्र के दौरे पर जाएंगे? तो वो तीसरे शिलालेख में है। चौथा शिलालेख, इसमें उन्होंने भारी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की। भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा किस शिलालेख में की गई है या किस में उल्लेख मिलता है? चौथे शिलालेख में। पांचवें शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। अशोक के द्वारा धर्म महापात्रों की नियुक्ति के संदेश हमें कहाँ से मिलते हैं? 5वें शिलालेख से। छठे शिलालेख से आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, सेल्फ कंट्रोल। आत्मनियंत्रण की शिक्षा जो है हमें किससे मिलती है या किस अभिलेख में उल्लेख किया गया है? तो छठे अभिलेख में। 7वां और 8वें अभिलेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह है, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? 7वें और 8वें अभिलेख में। 9वें अभिलेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? 9वें अभिलेख में। और सबसे अगला है 10वां। इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। तो 10वें में उन्होंने ये आदेश दिया कि राजा और जो भी अधिकारी है वो हमेशा प्रजा के हित में कार्य करेंगे। 11वें शिलालेख में उन्होंने धम की व्याख्या की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और है कि धम की व्याख्या अशोक ने किस शिलालेख में की है? तो 11वें शिलालेख में। 12वां शिलालेख है स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। तो इसमें छोटा सा पॉइंट यह है कि स्त्री महापात्रों की नियुक्ति के जो है उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो 12वें शिलालेख से। 13वां शिलालेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शिलालेख है 13वां, क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। जो 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका वर्णन हमें 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। और 14वां और अंतिम शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने जनता को ये कहा कि आप जो है अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। अगला है अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। अभिलेख जो कि 14 है जिनके बारे में हमने देख लिया, उसके बाद है स्तंभ लेख जिनकी संख्या 7 है, और उसके बाद है गुहालेख जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के 7 अभिलेख यानी कि 7 जो स्तंभ लेख है
वो जो है अलग अलग 6 जगहों से प्राप्त हुए हैं। और ये किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। पहला स्तंभ लेख है प्रयाग स्तंभ लेख। पहला स्तंभ लेख है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित किया। तो ये पॉइंट जो लिखे हुए हैं सारे पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनें और इनको नोट करें या फिर इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ताकि आपको ये पढ़ने में बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े। दूसरा स्तंभ लेख है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लेके गया गया। तो टोपरा से दिल्ली टोपरा अभिलेख या दिल्ली टोपरा अभिलेख को कौन लेके आया था? तो फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली मेरठ अभिलेख या स्तंभ लेख, यह पहले मेरठ में स्थित था। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। तो मेरठ से दिल्ली कौन सा लाया गया? दिल्ली मेरठ अभिलेख। अगला है रामपुरवा स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। थॉमस कार्लाइल एक इतिहासकार थे और पुरातत्वविद भी थे। इन्होंने खोज की थी किसकी? या रामपुरवा स्तंभ लेख की। और वो कहाँ पर है? चंपारण बिहार में। अगला है लोरिया अरेराज। ये भी चंपारण में स्थित है। और छठा है लोरिया नंदनगढ़। छठा कौन सा है? लोरिया नंदनगढ़। चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। तो किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है? तो वो है लोरिया नंदनगढ़ पर। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई। तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्मी देवी। और रुम्मी देवी में किसका वर्णन किया गया है? तो लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक ने जो भू राजस्व कर घटाया था उसके बारे में उल्लेख किया गया है। और अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। अशोक के जो 14 अभिलेख है उनमें 7वां सबसे लंबा अभिलेख है। अशोक का सार कुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में लिखा हुआ है। अशोक का एक अभिलेख है जिसका नाम है सार कुना या कंधार। उस अभिलेख जो है ग्रीक और अरमाइक दोनों लिपियों में लिखा हुआ है। अब मौर्य शासन के प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया होता था ग्रामिक। तो मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। और ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में जो सबसे छोटा था वो था गोप। प्रशासक जो है सबसे छोटा प्रशासक कौन हुआ करता था? गोप 10 ग्रामों का शासन संभालता था। गोप जो है वो कितने गांवों का जो है वो शासन संभालता था? 10 गांवों का। मैगस्थनीज के अनुसार जो सेल्यूकस निकेटर का या सेल्यूकस का जो राजदूत था वो मैगस्थनीज, जिसके अनुसार मौर्य साम्राज्य प्रशासन जो है वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। नगर का जो प्रशासन है यानी शहरों का जो प्रशासन है वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। यानी कि आप समझे इस पॉइंट को। मैगस्थनीज ने यह कहा है कि नगर को संभालने के लिए या नगर प्रशासन को संभालने के लिए 30 सदस्यों का एक मंडल हुआ करता था, जिसमें 30 सदस्यों में 6 समितियां बनी हुई थी। और 6 समितियों में एक समिति के 5 सदस्य थे, तो 6 में कितने हो जाएंगे? 30 सदस्य। तो 30 सदस्यों का एक मंडल था जिसमें 6 समितियां थी। बिक्री कर के रूप में मूल्यों का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। बिक्री कर यानी कि जो सेल टैक्स लगता था वो कितना लगता था? 1/10 लगता था, 10वां भाग। और अगर कोई ये नहीं देता था, इससे बच जाता था, तो उसको जो है वो मृत्यु दंड का भी प्रावधान था। मैगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। तो मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई। एक इतिहासकार थे जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 8,000 रथ से। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथियों की सेना
और 8,000 क्या थे, रथ थे। एक और इतिहासकार है प्लूटार्क या जस्टिन, इनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास घनानंद की 3 गुना पैदल सेना थी। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। तो युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करता था उसको क्या कहा जाता था, नायक कहा जाता था। अर्थशास्त्र यानी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ कहा जाता था या गूढ़ पुरुष कहा जाता था। जो गुप्तचर होता था उस गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को जो है वो संस्था कहा जाता था, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके जाने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू को कहा जाता था। ये जो टर्म है इन नामों को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि अर्थशास्त्र यानी जो पुस्तक है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, उसमें गुप्तचर को जो है वो गूढ़ पुरुष कहा गया है। जो गुप्तचर है वो 2 प्रकार के होते थे। एक तो एक ही जगह रह के जो है वो जासूसी करते थे, उनको संस्था कहते हैं, और जो दूसरी जगह जाके और फिर वो जो है वो जासूसी करता था उसको संचार कहा जाता था। और जो न्यायाधीश था उस न्यायाधीश को राजूक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। जो गोचर भूमि या सरकारी भूमि थी उसको क्या कहा जाता था, सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था, कि ऐसी भूमि जहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, जहाँ बारिश से ही जो है अच्छी सी फसल हो जाती है, उस जमीन को क्या कहा जाता था, अदेव मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। एक बार वापस सुन ले कि मेगास्थनीज ने जो अपनी पुस्तक लिखी इंडिका, उसमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को भी समझाया है। तो उसने बताया था कि मौर्य साम्राज्य जो है वो प्रमुख तरीके से 6 समाज में बंटा हुआ है। कौन कौन से? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्वतक के से सहायता प्राप्त की। तो नंद वंश के राजा घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किस राजा ने की? तो कश्मीर के राजा पर्वतक ने की थी। मौर्य शासन लगभग 137 वर्षों तक रहा। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। इसकी हत्या इसके सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उसने कर दी और मगध में शुंग वंश की नींव डाल दी। तो मगध जनपद का सबसे पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में इसका बेटा बना था बिंदुसार, अशोक, और जो मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। और बृहद्रथ का एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उसने जो है बृहद्रथ की हत्या कर दी और भारत में या मगध साम्राज्य में जो है वो शुंग वंश की स्थापना की। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सारे जो इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स है वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है, ताकि आपको किसी भी एग्जाम्स के लिए, आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं और से जो है मौर्य साम्राज्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सारे के सारे पॉइंट यहाँ इंक्लूड कर लिए गए। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से रीड करें और लर्न करने की कोशिश करें, ताकि आपसे कोई भी अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन गलत ना हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमें भी ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।